नमस्कार, मैं विकास टेकरे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश के सबसे प्रतापी सम्राट और भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सम्राट अशोक से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आपके हाथ में हथियार होते हुए भी आप अहिंसा का पालन करते हैं। आपके हाथ में बंदूक है और दिमाग में पूरा गुस्सा भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आप अपने दुश्मन पर गोली नहीं चला रहे हैं, बल्कि आप उसे सुधरने का मौका दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके अंदर महानता के गुण हैं, वही जो महात्मा बुद्ध में थे और वही जो अशोक में आए, और फिर वही जो महात्मा गांधी ने इन्हीं उद्देश्यों का पालन कर स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग सी पहचान बना रखी थी। दोस्तों, सम्राट अशोक के विषय में जानते हैं। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान में युद्ध घोष की जगह धर्म घोष की नीति का पालन किया। वो कैसे किया, आइए जानते हैं। शुरुआत में सम्राट अशोक एक बहुत ही क्रूर शासक थे। कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। दोस्तों, अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में तो हिंदू थे, लेकिन वे अपने जीवन के अंतिम समयों में जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था। और उसी जैन धर्म की संलेखना पद्धति से, जिसमें तब तक ध्यान की मुद्रा में बैठा जाता है जब तक कि निधन न हो जाए, तो उस मुद्रा में रहते हुए उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी कि जीवन त्याग दिया था। इनके पिता बिंदुसार चारवाक या फिर अजीबक संप्रदाय के वो थे, फॉलोअर थे। मखलीपुत्र गौसाल जिसके प्रमुख उस समय वो प्रचारक थे। और साथ ही अशोक अपने जीवन के शुरुआती समय में एक ब्राह्मण थे और कहते हैं कि एक समय में 1000 से ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन अपनी क्रूरताओं के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कई किंवदंतियों या बौद्ध किंवदंतियों में माना जाता है कि अशोक और उनके टोटल 100 भाई थे और अपने 99 भाइयों का वध करने के बाद में अशोक गद्दी पर बैठे थे। हालांकि इन सब धारणाओं को खारिज किया जाता है और ये माना जाता है कि इनके 2-4 ही भाई थे, लेकिन इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध जरूर हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता का नाम सुभ्रदांगी धर्मा या जनपद कल्याणी था। इनका राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में हुआ और इनका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। क्योंकि जब इनके पिता का देहांत हुआ तो इन्होंने जहाँ पर ये थे वहीं पर राज्याभिषेक करवा लिया था। उसके बाद में जब युद्ध हुआ राज्याभिषेक गद्दी को लेकर, तो आपस में भाइयों को उनको टपकाने के बाद में, उनका काम तमाम करने के बाद में अशोक फिर सम्राट बन गए। राज्याभिषेक के समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। इनकी पत्नियों की बात करें तो असंधिमित्र देवी महादेवी, तिथ्य रक्षिता पद्मावती का। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अशोक की सबसे प्रिय रानी तो महादेवी थी, जिनसे इन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन जो कि कहाँ से थी, हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा के एक व्यापारी की ये पुत्री थी। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एक रानी काकवती और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि हम जानते हैं कि अशोक ने अपने एक और पुत्र महेंद्र और अपनी एक पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर श्रीलंका भेजा था। कलिंग उड़ीसा का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग के आक्रमण के क्या कारण थे? साम्राज्य नीति, कलिंग की संपन्नता, दक्षिण भारत से व्यापार में कलिंग की केंद्रीय स्थिति। दोस्तों, इस समय पर मौर्य साम्राज्य को अगर कोई राज्य टक्कर दे सकता था तो वो था कलिंग। अशोक नहीं चाहते थे कि भविष्य में उन्हें इस तरह की कोई समस्या उठानी पड़े कि मौर्य साम्राज्य हल्का सा भी कमज़ोर पड़े और कलिंग साम्राज्य उन पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर दे। इसलिए अशोक ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को पराजित करके यह बता दिया था कि वे एक साम्राज्य निर्माता भी थे।
अगर हम न्यूट्रल होकर एक हिस्टोरियन की तरह सोचें तो दोस्तों, अशोक के पास में कलिंग को पराजित करने के बाद में और कुछ बचा भी नहीं था। कलिंग उनके साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उसे पराजित करने के बाद में उनका क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। अब अगर वे छोटे छोटे राज्यों को जीतते, दक्षिण भारत आते, तो हो सकता है कि वे अपने अन्य क्षेत्रों को खो देते और बहुत ज़्यादा विद्रोह होता। और सबसे बड़ी बात भी ये थी कि इस समय पर अलग अलग धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जिसके चलते बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल था। जैसे आजकल हम ये देखते हैं कि कई जगह पर हिंदू मुस्लिम का जो तनाव का माहौल देखने को मिलता है, उसी तरह उस समय पर जैन बौद्ध और हिंदुओं के बीच तनाव का बहुत ज़्यादा माहौल था, क्योंकि सब एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसलिए अशोक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने राज्य में शांति स्थापित करे, वरना वे अपने राज्य से हाथ खो बैठते। इसलिए उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली किसी भी तरीके से सोचें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक एक बहुत ज़्यादा महान राजा थे। भले ही उन्होंने धम्म नीति इसलिए पकड़ी हो क्योंकि उनके राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो गए थे, लेकिन यहाँ पर भी ये बताता है कि एक महान राजा की सोच कितनी ज़्यादा महान होती है। उनकी एक बहुत ज़्यादा सूझबूझ काम कर गई और उन्होंने जो धार्मिक तनाव था उसे कम किया और सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपने धम्म में, अपनी धार्मिक नीतियों में शामिल किया और उन्हें सभी नागरिकों से सम्मानपूर्वक फॉलो करवाया। यही कारण है कि अशोक के समय पर सबसे बुरा दौर होते हुए भी उन्होंने अच्छे दौर में कन्वर्ट कर दिया था धार्मिक उन्माद को। दोस्तों, कलिंग युद्ध का परिणाम क्या निकला? 1 लाख लोग मारे गए, 2 लाख से ज़्यादा घायल हुए और 4 लाख से ज़्यादा बंदी बनाए गए और इससे कहीं ज़्यादा लोग युद्ध की त्रासदी में मारे गए। दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने इस युद्ध में भारी रक्तपात देखा, उसे हताशा हुआ, घोर निराशा हुई और अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। दोस्तों, अशोक का बौद्ध होना अब हम देखते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध बनने से पहले अशोक शैव था। दीपवंश और महावंश के अनुसार सुशील के 4 वर्षीय पुत्र निगरोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, जबकि दिव्यवदान के अनुसार उपगुप्त ने दीक्षित किया था। मोगली पुत्रेश्य के प्रभाव से अशोक पूर्ण बौद्ध बना। हालांकि ये पूरी तरह प्रामाणिक है कि अशोक बौद्ध बन गया था। बौद्ध भी शायद इसलिए बने होंगे क्योंकि इस समय पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। इसलिए बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से जिस प्रकार से आज जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो हिंदुओं पर ज़्यादा बात करते हैं, तो अगर वे हिंदुओं के प्रति ज़्यादा बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी देश में हिंदुओं की है। 84% से ज़्यादा जो लोग हैं उनका धर्म हिंदू है। अगर वे कट्टरवाद भी फैलाते हैं और 60% लोग भी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं तो उनका वोट बैंक तैयार हो गया। इसी तरह तो जो आज के राजनेता वो तो नेगेटिव सेंस में करते हैं, जो अशोक थे उन्होंने पॉजिटिव सेंस में किए। उन्होंने उस धर्म को अपनाया जो कि उनके सिद्धांतों को तो मैच होते ही थे, साथ ही साथ वो उस समय का सबसे बड़ा फेमस धर्म था और उसकी भाषा भी सामान्य लोगों की भाषा थी, ताकि वे उसके ज़रिए बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाते। और सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए वे उस धर्म में दीक्षित होकर सबसे बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है? कलिंग में भी ज़्यादातर बौद्ध थे, इसलिए वे अपने दुश्मन राज्य को भी बहुत ज़्यादा शांति वहाँ पर प्रदान कर सकते थे। इसलिए तो मुझे लगता है कि अशोक वाकई महान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सोचो चाहे वैसे सोचो, अशोक के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहा होगा। दोस्तों, भागु शिलालेख बैराट राजस्थान से अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण इस शिलालेख में अशोक लिखवाता है कि मुझे बुद्ध धम्म और मठ में रुचि है, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि
और फिर संगम शरणम गच्छामि। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ये दोनों ही बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। दोस्तों, अशोक के धम्म की बात करते हैं। नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो आचार विचार प्रस्तुत किए वे अशोक के धम्म कहलाए। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान पर जोर दिया और धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य प्रजा को धार्मिक ज्ञान देना था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष की शाखा लेकर बौद्ध धर्म व शांति के प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर और नेपाल में ललित वतन नगर बसाया था। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक का पोता संप्रति था। दोस्तों, अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो अशोक का पुत्र संप्रति था और उसने आचार्य सुहस्तिन से जैन धर्म में दीक्षा लेकर जैन बन गया। अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग कर देता है। तो यहाँ पर अशोक के बाद से ही इनका जो प्रतापी साम्राज्य होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अशोक के उत्तराधिकारी इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में असक्षम होते हैं। दोस्तों, हम अशोक से प्रेरणा ले सकते हैं कि आपको जो हमारा समाज है उसे किस तरह से हम बांध कर रख सकते हैं, यह आपको आना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य होना मायने नहीं रखता है, एक अच्छा और संगठित, व्यवस्थित और समृद्ध साम्राज्य होना मायने रखता है। समुद्रगुप्त के पास में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के पास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन समुद्रगुप्त की तुलना में अशोक महान है। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में अकबर महान है, क्योंकि इन्होंने बड़े साम्राज्य के निर्माण की ओर नहीं देखा। इन्होंने ये देखा कि जो इनके पास में साम्राज्य है उसमें कैसे शांति, समृद्धि और धार्मिक सद्भाव लेकर आया जा सके। इसलिए इन्होंने धर्मों का प्रयोग अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए किया। इसलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग धर्म को न केवल एक जीवन के एक अच्छे तरीके के रूप में अपनाते हैं, बल्कि अपने साम्राज्य के पॉजिटिव वे के रूप में भी अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब अभी चुनाव हुए तो चुनाव से कुछ महीने पहले ही जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे कुछ दिन पहले ही जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी को उसका उद्घाटन कर दिया गया ये कह के कि ये मुहूर्त कई वर्षों में आया है। और फिर उसका उद्घाटन करने गए प्रधानमंत्री। इससे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जिस पार्टी से संबंध रखते थे उस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी। उस पार्टी ने ये प्रसार किया कि मंदिर का निर्माण का जो पूरा भार है वो हमारे ऊपर था, जबकि मंदिर निर्माण के लिए एक समिति है, बाकायदा चंदा लोगों के पैसों से वो मंदिर बन रहा है। और अगर सरकार ने भी पैसे कहीं ना कहीं खर्च की होगी तो उसके पीछे भी लोगों का टैक्स जिम्मेदार है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो देश की संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी को प्रमोट किया गया और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका फ़ायदा हुआ किसे? एक विशेष पार्टी को, जबकि इस समय तक मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था और आधे अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये किसी के खिलाफ जाना नहीं है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और मुझे किसी से कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि किस प्रकार से धर्म का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए हर समय पर किया जाता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कुणाल जो अशोक का पुत्र था उससे अशोक की एक रानी तीक्षरथियता प्रेम करने लगी थी, क्योंकि जो राजा होते थे कई बार वो अपनी जो शादी करवाते थे ना वो लंबे समय में करवाते थे, इसलिए उनकी रानियों की उम्र कम होती थी और उनके बच्चे भी कई बार उनकी रानियों से बड़े होते थे। ये आप देखना। दोस्तों, कुणाल जो कि अशोक का पुत्र था उसकी बहुत ज़्यादा मनमोहक आंखें थी। उसकी आंखों से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था, वो इतनी ज़्यादा उसकी खूबसूरत सी आंखें थी। दोस्तों, कुणाल की आंखें बहुत ज़्यादा आकर्षक थी और उसकी एक सौतेली मम्मी तीक्षरक्षिता उससे प्रेम करने लगी। जब कुणाल ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो तीक्षरक्षिता ने गुस्से में आकर उसकी आंखें निकला दी। जब एक बार जब कुणाल भिक्षामदेही भिक्षा मांगते हुए या फिर कुछ बजाते हुए अपने पिता के महल के नीचे आया और जब अशोक को यह बात पता चली तो उसे दुख हुआ। उसने अपनी
पत्नी की हरकत पर तीक्षरक्षिता को सजा दी और तीक्षरक्षिता को जिंदा जलवा दिया। दोस्तों, अशोक के अभिलेख हम देखते हैं तो अशोक के अभिलेख ग्रीक, आरमाइक और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। ये 3 लिपियां हैं, ग्रीक, आरमाइक और खरोष्टी लिपि में। तो ये जितने भी ग्रीक, आरमाइक, खरोष्टी लिपि है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर मिलेंगे आपको। भारत के अंदर जितने भी अशोक के शिलालेख हैं तो यहाँ पर देखिए, भारत के बाहर जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर तो मिलेंगे उनके ग्रीक में। ठीक है, ये समझाने के हिसाब से ही नहीं है बल्कि ये क्षेत्र भी दर्शा रहा है कि किस क्षेत्र में आपको अशोक के किस तरह के शिलालेख मिलेंगे। सबसे उत्तर में आपको ग्रीक में मिलेंगे, फिर अरामीक में मिलेंगे और फिर खरोष्टी में मिलेंगे। और फिर इनकी ज़्यादातर की भाषा क्या थी, प्राकृत, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी। दोस्तों, भारत में ब्राह्मी लिपि में अशोक के ज़्यादातर शिलालेख मिलते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश का जो एरेगोड़ी अभिलेख है, इसके विषय में ध्यान में रखिएगा कि भारत में अशोक का एकमात्र अभिलेख है ये, जिसमें आपको खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का समावेश देखने को मिलेगा। तो एरेगोड़ी अभिलेख सिर्फ इस ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इसमें ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी भी है, क्योंकि एरेगोड़ी के अलावा अशोक के किसी अन्य भारतीय अभिलेख में आपको खरोष्टी नहीं मिलेगी, वो भारत के बाहर मिलेगी। ठीक है, स्टीफन थैलर ने 1750 में सबसे पहला अभिलेख खोजा। इस अभिलेख को दिल्ली मेरठ अभिलेख कहा गया। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का अभिलेख दिल्ली टोकरा अभिलेख को 1837 में पढ़ा था। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें भी ध्यान में रख लीजिए। जो एपिग्राफी होता है, ये क्या हो रहा है, जो एपिग्राफी होता है, एपिग्राफी का मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन करना। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। फिर आप ही पढ़ लेना, न्यूमेटिक्स। तो न्यूमेटिक्स क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन होता है। फिर उसी तरह अशोक भारत में वह पहला शासक था जिसने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया, इतने व्यापक पैमाने पर। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और अशोक संभवतः किससे प्रेरणा ले रहा था, पर्शियन राजा डेरियस या फिर दारा प्रथम से अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा मिलती है। इसका प्रमाण कैसे मिलता है, क्योंकि अशोक से पहले डेरियस अपने शिलालेख लिखवा चुका था और डेरियस और अशोक के अभिलेख दोनों में देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, यानी कि राजा खुद को देवता का सबसे भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति बता रहा है, जिससे पता लगता है कि दोनों में समानता थी। डेरियस के अभिलेख पहले लिखवाए गए, इसलिए कहा जा सकता है कि अशोक ने उससे प्रेरणा ली। अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं। कुछ इनको कई भागों में बांटा भी गया है। शिलालेख है, फिर दीर्घ है, लघु है, फिर स्तंभ लेख है, फिर दीर्घ है, लघु है, फिर गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब जो गुफाओं में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर अशोक के दीर्घ लेख को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप पीएससी की तैयारी करें, आप नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी करें, आप हिस्ट्री में बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करें, अशोक से ज़्यादा उसके शिलालेख महत्वपूर्ण होते हैं। अशोक पर प्रश्न पूछे वो बात नहीं, लेकिन शिलालेख पर प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इनके लिए। इसलिए अशोक के शिलालेखों को ध्यान में रखिएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इन्हें ध्यान में रख लेना। ठीक है, 14 अभिलेखों में से 8 प्रमुख है। शहबाजगढ़ी और मानसहरा अभिलेख, ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। और इनकी लिपि क्या है, तो इनकी लिपि खरोष्टी है। गिरनार गुजरात में है, चौपारा महाराष्ट्र में है, कालसी देहरादून में है। अब आप पूछेंगे कि इनकी लिपि क्या है, तो अभी हमने बात की थी, इनकी लिपि स्वाभाविक से है कि ब्राह्मी होगी, क्योंकि वो एरेगोड़ी अभिलेख के अलावा भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख शिलालेख पाए गए हैं उनकी सभी की लिपि आपको ब्राह्मी मिलेगी। दोस्तों, धौली जौगढ़ अभिलेख ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। एरेगोड़ी आंध्र प्रदेश, इसके बारे में हमने पढ़ा कि एरेगोड़ी अभिलेख में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि का हमें समावेश मिलता है। दोस्तों, अशोक के अभिलेख में क्या क्या लिखा है ये देखते हैं। उसके प्रथम अभिलेख में लिखा है उसने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। उसके दूसरे अभिलेख में लिखा है चोल पांडे केरल पुत्र सत्यपुत्र ताम्रपटनी यवन अंतियोग उसके पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में प्रादेशिक युक्त और राजकों की नियुक्ति, यानी कि जो उसके अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
उसके 5वें अभिलेख में धम्म महापात्र की नियुक्ति राज्याभिषेक की 14वें वर्ष बताई गई। यानी कि राज्य में बैठने के 9वें वर्ष तो उसने कलिंग पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसने धार्मिक हुआ और फिर बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हुआ और फिर इसके तकरीबन 5 साल बाद अपने शासन के 14वें वर्ष उसने धम्म महापात्र की नियुक्ति की। दोस्तों, धम्म महापात्र का काम क्या था? धम्म महापात्र का काम था प्रजा की नैतिक उत्थान की ओर ध्यान देना। 12वें अभिलेख में उसने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक राजा जो अगर कहे कि मुझे मुस्लिम धर्म फॉलो करना है तो पूरी प्रजा को मुस्लिम बनना पड़ेगा, जो कहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ तो पूरी प्रजा को हिंदू बनना पड़ेगा। उसके बावजूद भारत के ज़्यादातर राजा इस बात को मानते रहे कि प्रजा के ऊपर है कि उनका क्या धर्म होगा, बस हमारा काम उन्हें संरक्षण देना है, हमारा काम उन्हें सुविधाएं देना है। क्यों? क्योंकि हम उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो अशोक भी उन्हीं राजाओं में से एक था। उसने सभी लोगों से कहा कि आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं आप स्वतंत्रता पूर्वक मेरे राज्य में रहते हुए मानिए। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस दौर में जब एक राजा निरंकुश होता था, उसके ऊपर पूरा ये रहता था कि उसका जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा और सभी को उसे मानना होगा। लेकिन इसके बावजूद वे इतने ज़्यादा बेहतर होते थे, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के दौर में भी हम ऐसा नहीं देख पाते हैं। 13वें लेख की बात करें तो कलिंग युद्ध का वर्णन यहाँ मिलता है। अशोक का पश्चाताप देखने को मिलता है 13वें लेख में, क्योंकि कलिंग युद्ध का वर्णन है तो उसके जस्ट बाद उसका रोना होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, भगवान मुझे माफ़ करे। पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, 8वीं जो जंगली राज्य है उनका उल्लेख मिलता है, जो जंगली जातियाँ हैं उनका उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। लघु शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। मास्की, गुजरा, उदयगुलम, नेट्टूर, ये 4 लेखों में अशोक के नाम मिलते हैं। तो इन 4 लेखों में अशोक के नाम मिलते हैं। अब स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख क्या होते हैं पहले तो ये देख लीजिए। हमने बीम कॉलम देखा होगा जो हमारे घर में होते हैं, गोल गोल खम्भे टाइप के जो दीवार के सपोर्ट के लिए बनते हैं। उसी तरह के खम्भों में खुरोच खुरोच कर पत्थरों को, पहले तो चट्टानों को काटा जाता था और फिर उन्हें एक बीम कॉलम की तरह बनाया जाता था और फिर उनमें चमकदार पॉलिश की जाती थी। चुनार के लाल बलुआ पत्थरों का यहाँ पर ज़्यादातर प्रयोग होता था और ऊपर साइड में, सबसे ऊपर साइड में एक उल्टे कमल की आकृति बनी रहती थी। और फिर इसे अशोक की स्तंभलाट भी कहा जाता था क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने इन्हीं के जरिए बातें की है। फिर उनमें धीरे धीरे उत्कीर्ण कर दिया जाता था और जब वो पूरी तरह से खम्भा तैयार हो जाता था ना, तो फिर उसे किसी भी इमारत में लगा दिया जाता था। तो आज भी हम देखते हैं कि कई सारे मंदिरों के बीम कॉलम में आपको बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है और बहुत सारे कुछ ना कुछ शब्द लिखने को मिलते हैं। तो ये सब अशोक ने भी उस दौर में लिखा था। दोस्तों, दीर्घ स्तंभ लेख की बात करें तो 7 लेख मिलते हैं 6 स्थानों से दीर्घ स्तंभ लेख में। ये स्तंभ लेख आप समझ गए ना, ठीक है। दिल्ली टोपरा लेख की बात करें, अम्बाला से दिल्ली फिरोजपुर लाया गया। दिल्ली मेरठ अभिलेख, मेरठ से दिल्ली लाया गया फिरोज शाह द्वारा। तो जो फिरोज शाह था उसने बहुत सारी चीज़ें इनकी दिल्ली में लाकर स्थापित करवा दी थी। दोस्तों, लौरिया अरराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये चंपारण बिहार से उसके 3 प्रमुख अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख नहीं, सॉरी, स्तंभ लेख मिलते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख तो अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद में से लाया था। अब लघु स्तंभ लेख की बात करें तो सांची स्तंभ लेख, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रोमनदेई तराई नेपाल, मौर्यकालीन नीति की यहाँ जानकारी मिलती है। निगाली सागर नेपाल। सारनाथ स्तंभ की बात करें तो सारनाथ स्तंभ में बने सिंह चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। चक्र व जानवर के चित्र बने मध्य भाग को मेखल कहते हैं और हाथी, घोड़ा, बैल और शेर बने हैं मेखला भाग में। मध्य भाग में आपने देखा होगा कि हाथी, घोड़ा और बैल और शेर बने हुए हैं। दोस्तों, कई सारी चीज़ें ना पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आती है। आप कितना अच्छा पढ़ लो, आप रटने के बाद भी भूल जाते हो। इसलिए आप क्या करना है कि जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो जल्दी से समझ में नहीं आती है, उनको आप कई तरीके से समझने की कोशिश किया करो। जैसे आप उसे रिलेटेड इमेजेस
देख सकते हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि सांची स्तूप के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैं बहुत कम चीज़ें समझ पाया। और जब मेरा पिछले दिसंबर में जब मैं नेट के एग्ज़ाम देने भोपाल गया था, तो वहीं से मैं टाइम निकाल कर सांची गया। और जब मैंने पहली बार सांची स्तूप देखा तो मैं बहुत ही भौचक्का रह गया कि इस तरह की डिज़ाइन क्या बन सकती है। बहुत ही अच्छी कलाकारी अशोक के दौर में वहाँ पर हुई थी। तो उन चीज़ों को देखकर मैं बहुत अच्छे से समझा कि कैसे जातक कथाओं को उन्होंने वहाँ पर उतराया है, कैसे उन्होंने अपनी बातें लिखी है, रेलिंग बनी है, वेदिका क्या है, मंडप क्या है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। और फिर आते आते जब मैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय गया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो कई बार पढ़ने से बेहतर होता है कि आप चीज़ों को देखकर भी सीख लेते हैं। इसलिए तो ये कहावत है कि दुनियादारी किताबों से नहीं, दुनियादारी घूमने और लोगों से समझने से आती है, लोगों से बात करने से समझ में आती है। इसलिए पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कीजिए। और पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि आपके ऊपर है। वीडियो देखकर, फ़ोटो देखकर, या फिर आप घूमकर चीज़ों को समझिए, आपके ऊपर है। गुहा लेक की बात करते हैं तो अशोक व उसके पौत्र दशरथ ने गुफाएं बनाई थी। दशरथ ने गुफाओं का निर्माण करवाया था नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही अलग बात है कि दशरथ भी बौद्ध था और उसने बौद्ध होते हुए भी आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक अलग धर्म का राजा एक अलग धर्म के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है। उसने गोपी का गुफा, उसने बड़थिका गुफा, बहमिका गुफा आदि का निर्माण करवाया। अशोक ने भी कुछ गुफाएं बनवाई थी। कर्म चौपड़ा गुफा, सुदामा गुफा, विष्णु झोपड़ी, लोमड़ ऋषि की गुफा। इन गुफाओं का निर्माण अशोक ने शुरू करवाया था। हालांकि पूर्ण होने से पहले उनका देहांत हो गया और फिर उनके नाती, उनके जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है ये सम्राट अशोक। अगर आप एमए में हो, आप बीए में हो, या फिर आप एमपीपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। लेकिन अगर आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप एलपी शर्मा हो, या फिर आरएस शर्मा हो, या फिर और भी ज़्यादा अच्छी किताबें आती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आप अपने लेवल के हिसाब से देखिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। वीडियो के अंत में बस इतना ही। ज़िंदगी में जीत की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। आप आज अच्छा करोगे तो कल अच्छा मिलेगा। आप ये सोचोगे कि कल अच्छा करूँगा तो परसों आपको अच्छा मिलेगा, कल कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर आप कोई अधिकारी बनना चाहते हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप उनके कर्तव्यों का निर्वाह आज से ही करो। मुझे मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि दिल्ली में जब वो कोचिंग करने गए थे तो कई लोग बिल्कुल कलेक्टर जैसे बन ठन के दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। वैसा आपको नहीं बनना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस में बनूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं पुलिस के जो आदर्श हैं उन्हें आज से मानूँ, मैं ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करूँ, मैं कुछ गलत ना करूँ। अगर मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ तो मैं आज से ही लोगों की भलाई के लिए सोचूं। तो जो आप कल करना चाहते हैं उसकी तैयारी आज से कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। वरना बहुत लोग लाइन में लगे हैं भैया। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।